गुड मॉर्निंग। आज हम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म चैप्टर में देख रहे हैं। एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसकी एक्सिस पे कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पर अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका डेरिवेशन में करा चुका हूं। और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2a या 2r। अगर इसकी रेडियस a है तो रेडियस a क्यों ले रहा हूं, r क्यों नहीं ले रहा, इस डेरिवेशन में समझ में आएगा। अगर आपको सिंपली याद रखना है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r भी याद रख सकते हो। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो जैसे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां पर आएगा डॉट, और अगर क्लॉकवाइज करंट होती तो आता क्रॉस। ये हम कर चुके हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पॉइंट से कहीं यहां इतनी दूर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे कि ये करंट कैरिंग कॉइल है, इससे निकालना, वो डेरिवेशन अब हम करने वाले हैं। तो मान लो कि ये कोई कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, जिसकी रेडियस है ए रेडियस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम वो पॉइंट पता करेंगे, जैसे यहां पर अगर आपको, जैसे समझो कि हमें इस कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये कॉइल है और इससे x डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये x डिस्टेंस है, यहां पर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सिंपल सी बात है। तो ये डिस्टेंस x हो गई। फिर उसके अलावा r डिस्टेंस क्या होगी, मतलब रेडियस को r क्यों नहीं ले रहे हैं, तो एक्चुअली में हम इस डेरिवेशन को करने के लिए बायो सावर्ट का मेथड यूज करेंगे। और उसमें क्या होता है कि जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और जहां से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, वो डिस्टेंस r लेते हो, ना कि कॉइल की डिस्टेंस, कॉइल की रेडियस को r ले लोगे, वरना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। यही इस डेरिवेशन की सबसे ट्रिकी बात है कि ये डिस्टेंस r आएगी, क्योंकि हमेशा बायो सावर्ट लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये कोई वायर है, इस वायर से आपको dl डिस्टेंस से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये डिस्टेंस ली ना आपने r, dl से उस पॉइंट p की डिस्टेंस को r लिया। ऐसे ही यहां से इस वायर से इस डिस्टेंस को r लेंगे, ना कि कॉइल की रेडियस को r लेंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कॉइल की रेडियस तो हमने क्या ले ली, a ले ली, यहां पर ये डिस्टेंस होगी x। और ये जो कॉइल है, हमने माना कि ये जो कॉइल है बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि अगर इस कॉइल को मैं यहां से इस पॉइंट पे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट पर अगर मैं खड़ा होकर इस कॉइल को देखूंगा तो मुझे प्रॉपर सर्कुलर कॉइल लगेगी। देखो ये जो कॉइल है और ये जो कॉइल है, उसमें डिफरेंस आपको इसलिए लग रहा है, इस कॉइल को आप सामने से देख रहे हो इसलिए पूरी गोल दिख रही है। एक गोल दिखने वाली चीज को आप साइड से देखोगे, कोई सी भी गोल दिखने वाली चीज को आप साइड से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसी कॉइल को यहां पर कोई पर्सन खड़ा होकर अगर देखेगा तो उसको ऐसी ही दिखने वाली है। ये कोई अलग कॉइल नहीं है। और इस कॉइल को हमने बहुत सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से मिलकर बना माना, जैसे ये डीएल बहुत छोटी छोटी लेंथ, डीएल ऐसे, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। बहुत सारे छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलकर बना माना, जैसे कि देखो ये कॉइल है और ये रहा छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर क्यों, लेंथ कब से वेक्टर, तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो करंट की डायरेक्शन में इसको कंबाइंडली बोला जाता है आई डीएल वेक्टर। और ऐसे ही एक करंट एलिमेंट ये हो सकता है, ये करंट एलिमेंट ये हो सकता है। तो हम एक स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, कि वहां पर जो डीएल उन्होंने लिया एक, उसके जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एक और एलिमेंट ले लिया। जैसे यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ये, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये आएगा पॉइंट, तो एक डीएल तो उन्होंने ये लिया यहां पर, ये हो गया डीएल वेक्टर, और एक डीएल उन्होंने ये लिया, ये हो गया डीएल वेक्टर। ठीक है। अब अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ऐसे घूम के आएगी, तो इस डीएल में कैसे, इस डीएल की डायरेक्शन क्या लोगे, ऐसे, और इस डीएल की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे। जूम कर दूंगा मैं एडिटिंग के टाइम में, आपको दिखेगा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में डीएल हो गया। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इस डीएल से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो आर है, ऐसे ही इस डीएल से इस पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे आर, ये आर। और ऐसे ही इस डीएल से इसकी डिस्टेंस हो गई, ये हो गई अगेन आर, और ये भी हो गई अगेन आर, दोनों से डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस पता लग गई। फिर उसके बाद हम क्या पता करते थे कि भाई डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसके लिए हम क्या करते थे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। करंट की डायरेक्शन में थंब को करा और पॉइंट पी किधर है, इधर है, तो हाथ अंदर गए, अंदर मतलब क्रॉस, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, क्रॉस। और ऐसे ही अगर ये पॉइंट इधर होता लेफ्ट साइड पे, तो हाथ घुमा के पूरा बाहर आते, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, डॉट। ये समझ में आता है। और फिर फॉर्मूला लगा देते म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या होता है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, और फिर पूरे वायर की लेंथ के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन कर देते तो सबका ऐड हो जाता। तो हमें आई पता है जो इसमें से फ्लो हो रही है, मान लो आई तो ये है। अब पूरी जो कॉइल को कंसीडर करो या छोटे से करंट एलिमेंट को कंसीडर करो, सब में से आई ही करंट फ्लो हो रही है, तो आई हमें पता है, डिस्टेंस ये रहा आर, और डीएल जो अभी हमने लिया है V0/4 ठीक है। साइन थीटा, थीटा एंगल होता है करंट एलिमेंट और उस पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन के बीच में, मतलब डीएल वेक्टर और आर के बीच का एंगल, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहां पर आप देखो कि डीएल तो कैसा है, समझ में नहीं आ रहा, डीएल और आर के बीच में एंगल समझना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एको डायग्राम से समझाता हूं। एक्चुअली में ये कॉइल जैसे ऐसे नहीं रखी, ऐसे रखी, इसका मतलब कॉइल ऐसे नहीं है, ऐसे है, इसकी जगह कॉइल ऐसे रखी हुई है, मतलब ऊपर वाले हिस्से में करंट बाहर आ रही है। देखो सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो करंट आ रही है बाहर, और ऐसे इस वाले हिस्से की बात करूं तो करंट आ रही है अंदर, ऐसे। ये मैंने बना दी पूरी कॉइल, मतलब करंट बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है, और ये है इसकी एक्सिस। वायर बाहर आ रहा है, वायर अंदर जा रहा है, मतलब करंट बाहर आ रही है, करंट अंदर जा रही है। जब करंट बाहर आ रही है तो इसलिए डॉट, आपकी तरफ करंट आ रही है, आपकी तरफ करंट आ रही है डॉट, और आपसे दूर जा रही है मतलब क्रॉस। तो जब करंट आपकी तरफ आ रही है और इससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पहली बात तो ये कि आपने इस डीएल को छोटा सा वायर कंसीडर किया और इस नीचे वाले डीएल को भी छोटा सा वायर कंसीडर किया, दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों में से करंट सेम ही जा रही है, आई आई, तो दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां तक हमें समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। और आपको पता है कि एक वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। ये इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, दोनों से कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनने वाले, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। ये बाहर की तरफ है करंट, तो हाथ ऐसे चलाओगे तो डॉट है, करंट डॉट है, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट नहीं है, करंट बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, हाथ ऐसे चल रहे हैं ना, और ऐसे करंट अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अपोजिट। देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गए क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर जो करंट बाहर आ रही है वो ऐसी, यहां जो करंट जा रही है अंदर ऐसी। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ट्रिकी डेरिवेशन है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं पड़ा कि थीटा कितना है, तो उसके लिए मैं बताता हूं कि जैसे करंट बाहर आ रही है ऐसा, और ये आर दोनों प्लेन में, ये आर जो है रेड पेन से लेता हूं, ये आर है और ये ऐसा है, देखो दोनों प्लेन में है, ऐसे रखा हूं मैं। देखो एंगल बताओ कितना हुआ, 90 डिग्री। इस वायर से ये आर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा में 90 डिग्री पता लग गया, ओके ठीक है। थीटा जो आएगा यहां पर 90 डिग्री आएगा, इजी है, ओके। अब ये तो आर और डीएल के बीच का एंगल आया, मैग्नेटिक फील्ड का भी पता नहीं पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड का तो पता लगाना है। तो हमने देखा कि अच्छा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कुलर बन रहा है और यहां पर भी सर्कुलर बन रहा है, हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर। तो यहां तक भी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा सर्कल बनता जाएगा और यहां पर भी ऐसा बनता जाएगा, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। देखो आप इस वायर से, इसी वायर से इतनी डिस्टेंस पर, इसी वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट सर्कुलर, और इसी वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट सर्कुलर, ऐसा सिस्टम है। देखो इसी वायर से आर डिस्टेंस पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड और इसी वायर से आर डिस्टेंस पर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई वायर है, जैसे ये वायर है इस तरीके से, इससे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा गोल, और उसको अगर आप ऐसे देख रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा आपको प्रॉपर गोल, ठीक है। मतलब अगर आप सामने देख रहे हो तो ऐसे पूरा सर्कल दिख रहा है, और वायर को मैं ऐसा बना दूं, ये करंट आई जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है। इसी तरीके को मैं सामने से ऊपर से दिखा रहा हूं आपको, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस सर्कल को आगे बढ़ाता जाऊं तो कैसा होगा, देखो यहां पर कुछ सर्कल ऐसा ही बनेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा, इस तरीके से। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक सर्कल है और उसको रेडियस से मिला दिया, ये रेडियस से मिला दिया उस सर्कल को, बिल्कुल सही बात है। एक सर्कल को रेडियस से मिला दोगे तो उसकी सर्कमफेरेंस हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, इसकी वजह से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाला है इसकी वजह से, उसमें भी एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। ये चीज अगर मैं डायरेक्टली बताता तो आप सोचते कि ये कैसे कर दिया मैंने, बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये वायर बाहर आ रहा है, वायर बाहर आ रहा है और आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट के लिए यहां तक हाथ घुमाया तो हाथ ऐसे जाएगा। अब इतना ऊपर से मुझे दिक्कत आ रही है, नीचे से बताता हूं।
करंट बाहर आ रही है, इस पॉइंट पी तक लेके आना है, तो हाथ ऐसे बाहर जा रहा है पूरा टेढ़ा, मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस रेड वाली लाइन के या मतलब आर के परपेंडिकुलर आएगा। ये डीबी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है आर के, ये इसकी वजह से है। और ऐसे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे वाली रेड लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये डेरिवेशन बोर्ड में आने के भी चांसेस है, इसलिए आप बारीकी समझ लेना कि दोनों की जो लेंथ है डीबी डीबी वो सेम होनी चाहिए, देखो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। उनको लगेगा कि इतनी बेसिक चीज भी नहीं पता कि दोनों जो है सेम करंट एलिमेंट और सेम करंट के लिए बन रहे हैं, तो अलग अलग कैसे ले लिए, डीबी वेक्टर सही है ना। या थोड़ा और बड़ा करूं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, सही हो जाएगा। अब ठीक है, डीबी वेक्टर ये हो गया। छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, और छोटे से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगेन छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से अगेन छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। मतलब इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, पहले देख लो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको ऐड करना जब आपको पड़ता है तो वेक्टर के तरीके से ऐड करना पड़ता है। और वेक्टर में क्या होता है कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो हम आसानी से ऐड कर देते हैं, एक वेक्टर अपोजिट में हो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या कुछ प्रॉपर एंगल बन रहा हो 90 60 30 तो ऐड करना आसान होता है। यहां पर पता नहीं क्या एंगल बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रेजोल्यूट करेंगे। इसको रेजोल्यूट करने से काम आसान हो जाएगा। तो एक तो एक्स एक्सिस में, मतलब एक तो वाई एक्सिस में रेजोल्यूट किया और एक एक्स एक्सिस में रेजोल्यूट किया। ठीक है, एंगल बनाते हैं। देखो मान लो ये एंगल है फाई, ठीक है, तो ये नीचे वाला जस्ट अपोजिट एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है, डीबी वेक्टर बने हैं सेम चीज से। ठीक है, अब ये रेड लाइन और ये ब्लैक लाइन के बीच में पूरा एंगल है 90 डिग्री, पूरा एंगल ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो अगर ये फाई है तो ये हो गया 90 माइनस फाई, ये बीच की गैप में जो एंगल है 90 माइनस फाई है। ठीक है, उसके बाद ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन में अगेन एंगल पूरा कितना है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस फाई है तो ये अगेन कितना हो जाएगा, फाई। दोबारा समझाता हूं, देखो अब उल्टे तरीके से समझाता हूं। अगर ये फाई है तो ये पूरा एंगल देखो 90 है, तो ये 90 माइनस फाई। फिर अगर ये पूरा 90 है तो अगर ये 90 माइनस फाई तो ये फाई। दोनों तरीके से हो गया, मतलब हमने सही किया है बिल्कुल, फाई दोनों एंगल। ठीक है, अब हमने इसको रेजोल्यूट करने के लिए क्या करें, एक तो इस डायरेक्शन में जाएगा रेजोल्यूशन एक्स एक्सिस में, तो डीबी का एक्स एक्सिस में फाई से दूर वाला, फाई से दूर डीबी साइन फाई, और ऐसे इसका ऊपर की डायरेक्शन में ये भी हो जाएगा डीबी साइन फाई। और एंगल के पास वाला क्या हो जाएगा, एंगल के पास वाला इधर वाला हो जाएगा डीबी कॉस फाई, और ऐसे इधर वाला हो जाएगा डीबी कॉस फाई। थोड़ा सा मुश्किल होता है बोर्ड पे बनाना, कॉपी में स्केल से थोड़ा अच्छे से बन पाएगा आपसे। तो ये हो गया डीबी साइन फाई रेजोल्यूट करा, और डीबी कॉस फाई। सिंपल सी बात है, आपको पता भी लग भी रहा होगा कि डीबी कॉस फाई मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सिर्फ डीबी साइन फाई सिर्फ डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई ऐड होगा, तो मतलब कितना आ जाएगा, 2 डीबी साइन फाई। एक अप्रोच ये भी है, 2 डीबी साइन फाई, दो करंट एलिमेंट की वजह से, 4 की वजह से 4 डीबी साइन फाई। तो टोटल करंट एलिमेंट है कितने, उतने जितने की एक सरकमफेरेंस पे आ जाए। अच्छा, सरकमफेरेंस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ एक्चुअली में कितनी है, 2 पाई आर नहीं 2 पाई ए, ये गलती हो जाती है। तो 2 पाई ए लेंथ में जितने भी करंट एलिमेंट होंगे वो यहां पर आएगा, उसकी लिमिट लगेगी। तो मतलब हम क्या करते हैं, दो तरीके, या तो आप 2 डीबी साइन फाई ले लो तो फिर आधी सरकमफेरेंस लो, या फिर आप एक करंट एलिमेंट लो और पूरी सरकमफेरेंस लो, दोनों ही तरीके हैं। तो मैं तो एक करंट एलिमेंट लेता हूं कि जैसे देखो हमेशा डीबी कॉस फाई कैंसिल होगा, क्योंकि हमेशा किसी करंट एलिमेंट के सामने दूसरा करंट एलिमेंट होगा और ऐसे वो कट करता चलेगा। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस कॉइल की वजह से वो इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा या एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ये बात ध्यान रखना कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके एक्सिस की तरफ ही होगा। तो मतलब अगर दो है तो डीबी साइन फाई, एक ही करंट एलिमेंट होता तो अकेला आता डीबी साइन फाई, 2 डीबी साइन फाई नहीं आता। तो यहां पर एक करंट एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आ रहा है डीबी साइन फाई। तो पूरे की वजह से फाइंड करना हो तो हमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पूरी लेंथ, मतलब 0 से 2
पाई ए, ये ध्यान रखना आर नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज तो यहां पर फिक्स हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डीवी का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर थीटा हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि इस आर और डीएल में थीटा कितना 90 डिग्री, तो मैं डीवी की वैल्यू डाल रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा साइन 90 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन 5, और ये लिमिट आ गई 0 से 2 पाई ए। यहां तक क्लियर हो रहा होगा मेरे हिसाब से। अब देखो आप साइन 5, एक्चुअली में क्या है कि आपको जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे तो आपको ना तो आर देंगे, आपको देंगे एक्स, तो हमें एक्स की फॉर्म में बनाना है इस फॉर्मूले को, आर की फॉर्म में नहीं बनाना। ये आर तो हमने लिया है, वहां पर आपको एक्स मिलेगा, इस कोयल की रेडियस मिलेगी, तो ए और एक्स आना चाहिए लास्ट में, आर हट जाना चाहिए, इस आर को हमें हटाना है। तो देखा आर कैसे हटाएं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज होगी, मैं इसको हटाता हूं यहां से। देखो आर हमें समझ में आ रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल है ये फाई, ये आर मतलब हाइपोटेनस, ये ए और ये एक्स, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद साइन फाइव, साइन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आर को तो हमें फिर हटाना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों वैल्यू डाल देता हूं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन फाइव होता ए अपॉन आर, और उस आर से ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होता, तो यहां आएगा ए अपॉन आर क्यूब, ये चल ही रहा है 0 से 2 पाई। उसके बाद यहां सॉल्व करता हूं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, करंट इस कॉइल में कांस्टेंट है, आई बाहर आया, ए इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और आर, ये आर भी तो कांस्टेंट है। देखो ये एंगल ऐसे बदलता रहेगा, मतलब एंगल भी सेम रहेगा, ये कॉइल ऐसे चलेगी तो ये ऐसे पूरा फाइंड करेंगे तो ये ऐसा रहेगा, आर हमेशा सेम रहेगा। एक कोन जब बनेगा तो आर हमेशा सेम रहेगी, तो आर सेम रहेगी तो आर को भी बाहर लिख सकता हूं आर क्यूब, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डीएल और 0 से 2 पाई ए। आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और उसका क्या है, क्यूब है, तो कितना चलेगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, और आर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, और डीएल की जगह होगा एल, और एल में अपर लिमिट 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट 0, तो कितना बचेगा 2 पाई ए, यह है। अब इसी को मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर और 2 आगे गया, नीचे हुआ 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। दो तरीके से कैसे, पहले तो यहां तक आप इसको नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं यहां से। दो तरीके से ऐसे कि सबसे पहले तो 2 पाई से इसको काट दिया 4 पाई को, तो यहां बचेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दूसरा तरीका जो इसको सॉल्व करने का ये है कि नहीं, हमने नहीं काटा, हमें तो पता है कि भाई पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर तो एरिया होता है, तो यहां पर हमने लिखा 2 म्यू नॉट आई, और ए स्क्वायर नहीं, गलती से कर देते हैं पाई ए स्क्वायर ऐसा कर देते हैं, नहीं सिंपल क्या आएगा, ए पाई ए स्क्वायर मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर तो एरिया होता है, अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां तक आया। यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मान लो इस कोयल में बहुत सारे लूप है, n टर्न्स हैं, एक बार लपेटा दूसरी बार लपेटा, ऐसे करते रहे n टर्न्स है, तो बस होगा क्या, यहां पर n का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों साइड, n इंटू, क्योंकि एक कोयल से इतना, तो 2 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, n से n टाइम्स, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां पर भी n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n का मल्टीप्लाई थोड़ा अलग तरीके से करूंगा, यहां पर ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट और n आई ए, ये पूरी एक टर्म बनी अलग से लिखी, देखो मैंने, अपॉन 4 पाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये NIA नया क्या आ गया? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं, NIA जो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था P इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैसे यहां पर है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये बन के आता है कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और इसको ऐसा लिख सकते हो 2 म्यू नॉट, और ये होगा M अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और ये तो वैसा ही चलता रहेगा, कोई इशू नहीं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। अब देखो कर रहे हैं हम इसके स्पेशल केसेस जो क्वेश्चन करवाते हैं कई तरीके से। जैसे आपको पहला केस ये दिया होगा कि ये जो x है जहां पर आपको फाइंड करना है पॉइंट P पर, या जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, इसकी डिस्टेंस इसके सेंटर से कितनी है? x। इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है इसकी? x है। हो सकता है कि x बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर आपको फाइंड करना है, मतलब x ग्रेटर देन a है, रेडियस ऑफ द कॉइल। कॉइल तो बिल्कुल छोटी सी रह गई और आपको पता नहीं कहां जाके फाइंड करना है। ऐसी कोई सिचुएशन हो तब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करेंगे कि हायर पावर ऑफ ए छोटा है ना, तो ए की हायर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे। हायर पावर को क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है? जैसे मान लो x तो है 10 और a है मान लो 0.1। अब आप स्क्वायर करो दोनों का, x स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/100, और छोटा हो गया। पहले तो 1/10 था, तो मतलब छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा, बड़ी चीज का स्क्वायर और बड़ा। इसलिए हायर पावर को नेग्लेक्ट किया जाता है, ना कि उस टर्म को ही नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो x ग्रेटर देन a में यहां पर x की पावर को नेग्लेक्ट करेंगे, और इसमें भी कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मूले बन के आएंगे। जैसे अगर यहां पर मैं क्या करूं कि सॉरी a की हायर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे, ये छोटा है ना, तो a की हायर पावर को नेग्लेक्ट करेंगे, ना कि a को ही नेग्लेक्ट कर देंगे। यहां पर देखो, यहां पर इसके कंपैरिजन में ऐड करते टाइम तो ये चेंज हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब किसको नेग्लेक्ट करना है? a की हायर पावर को, a को हटा दो तो अंदर बचेगा x स्क्वायर, उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा और ये बचेगा ऐसा 2x³। और ऐसे ही यहां से भी फाइंड कर सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा सेम इस तरीके से, और 2 म्यू नॉट कैपिटल M अपॉन 4 पाई, और फिर से a की हायर टर्म को नेग्लेक्ट किया, x³ ये बचेगा। दोनों ही फॉर्मूले जब x बहुत ज्यादा हो, n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। और अगर n टर्न्स वाला नहीं लेना हो तो यहां से n हट जाएगा। देखो मैं हटा रहा हूं, अगर n टर्न्स वाला नहीं लेना है तो यहां से n हट जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³ आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको फाइंड करना तो स्टैंडर्ड वाला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2x³। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा x डिस्टेंस पर कहीं पर। जहां पर म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल कांस्टेंट है, ए मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है x। तो x के चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और क्योंकि b और x में रिलेशनशिप ऐसा है 1/x³ वाला, इसका ग्राफ अभी बनाएंगे हम, इस तरीके का रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, सेकेंड चीज लेते हैं कि ये भी तो हो सकता है ना कि ये x बहुत छोटा हो जाए, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल ही पास में आ जाए, ये रेडियस की यहां पर आ गया, बिल्कुल इस जगह अंदर आ गया, मतलब बिल्कुल पास में आ गया, यानी कि x बहुत छोटा रह जाए a से। तो उस केस में आप x की हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करोगे। तो x की हायर टर्म्स देखो आप, यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है। तो x की हायर टर्म्स को जब नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बनेगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a³ बनाता हूं। यहां पर बनेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a³। तो a³ से ही कटेगा तो कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2a। अरे तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। कहां देखा था, जब आप एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे तो यही आया था। तो यहां कैसे आ गया, यहां इसलिए आया क्योंकि जो मेजरिंग पॉइंट है बिल्कुल पास में पहुंच गया, इस वजह से। इसको इससे भी चेंज कर सकते हैं, n मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर, और यहां भी चेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 2 म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, और किसको नेग्लेक्ट करना है, x की हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है, अपॉन a³। यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x के साथ इसका रिलेशनशिप कुछ ऐसा चलता है। तो बहुत लंबा चौड़ा रायता जो ये फैला है, इसको बार बार आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, m वेक्टर लगेगा, b वेक्टर लगेगा, बहुत सारी चीज हो जाएगी वो फिर किसी वीडियो में। पर डेरिवेशन अगर आता है तो ये इतना आपको करना पड़ेगा, और एक लास्ट में ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो मैं वो मिटा रहा हूं और उसके बाद में ग्राफ बना रहा हूं।
जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज आएगा, इस फॉर्मूले से हम देखेंगे। तो जैसे हम राइट साइड एक्स ले रहे हैं वैसे लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है। मतलब जैसे जैसे आप इस कॉइल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बहुत तेजी से कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, और वो भी क्यूब वाला, बहुत तेजी से कम होगा। मतलब एक साइड का भी वैसा होगा और दूसरी साइड का भी वैसा कम होगा। तो इसको जो ग्राफ बनता है कुछ जैसे तो किसी को टोपी पहना दी हो वैसा सा ग्राफ बनता है। और आप देखो कि जब एक्स कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा। मतलब सेंटर पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा और फिर कम होता जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है और इधर भी ऐसा बनता है, दोनों साइड सेम जैसा बनता है। और थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो गया ये वाला, ये ऐसा कुछ जाता है इस तरीके से। ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो है मैक्सिमम है, बी मैक्सिमम, जो कितना होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट वाली बात बता रहा था वो फिर किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे लूप बनता है अच्छे से। लेकिन अभी इतना समझ लो कि जैसे अभी करंट ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब इस साइड से मैं देखूं तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और इस कॉइल के इधर लेफ्ट साइड से देखूं तो मुझे करंट अलग तरीके से फ्लो होती दिखेगी। इधर वाले पर्सन को लगेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, और इधर जो खड़ा होकर देखेगा उसको लगेगा ये क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब डॉट मतलब नॉर्थ, और क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस मतलब साउथ। तो एक ही कॉइल दोनों तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करती है, और इसलिए इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होता है। साइड से देखोगे तो आपको ऐसे पता लगेगा कि अगर कोई कॉइल है इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो ये बना नॉर्थ पोल इस तरीके से ये, और इधर बन रहा है साउथ पोल। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी होता है, और इसलिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी ये वीडियो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, बेल आइकन जरूर दबाया करो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।